Welcome to Ajuera. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुएरा। मैं यहाँ पर एक एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की सभी एनसीईआरटी बुक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारी यहाँ पर पहली बुक है क्लास 8 साइंस। तो आज हम चैप्टर 1 क्लास 8 साइंस का डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इससे पहले कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँ, उससे पहले हम कुछ 7th क्लास में जो हम टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, उनको हम रिवाइज करेंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं चैप्टर के साथ जुड़े हुए हैं। और उसमें से एक है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ बनाना, सिंथेसाइज करना, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में बनाना। तो ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपने खुद के लिए खाना बनाते हैं। तो इसमें उनको क्या-क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या-क्या ज़रूरत होती है। सबसे पहले होता है सनलाइट। सूरज से आ रही जो भी सनलाइट होती है, वो सनलाइट जब इनके पत्तों पर पड़ती है तो इनके पत्तों के अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसकी वजह से ये अपना खाना बना पाते हैं। तो उसके लिए क्या-क्या ज़रूरी है, तो हम थोड़ा इसके पत्ते के अंदर क्या होता है हम थोड़ा उसको जानेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लीफ, इस लीफ के अंदर इनके भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। और उस भोजन बनाने की प्रक्रिया के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एनवायरनमेंट से लेते हैं और ये वाटर सॉइल से लेते हैं यानी ज़मीन के अंदर से। इनमें कुछ खास प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए ये वाटर को अपने तनों के ज़रिए अपने पत्तों के अंदर खींच सकते हैं। जब ये CO2 और H2O दोनों का रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे हमारी CO2 मिल गई, H2O मिल गई, लेकिन यहाँ पर अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सनलाइट का क्या मतलब है फिर? तो सनलाइट यहाँ पर एनर्जी के रूप में काम करती है, जो इस रिएक्शन को कैरी आउट, इस रिएक्शन को आगे प्रोसेस करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे लाइट आती है, तो एनर्जी, और इस एनर्जी के अंदर होता है फोटोन। फोटोन होते हैं छोटे-छोटे, आप कह सकते हैं एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, जो कि प्लांट उसको यूटिलाइज़ कर सकता है। और ये सारा होल प्रोसेस ही जहाँ पे होता है प्लांट सेल के अंदर, एक क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, उसके अंदर होता है। और उसके अंदर एक क्लोरोफिल नाम का एक कंपाउंड होता है जो इस प्रोसेस को कैरी आउट करता है, इस पूरे प्रोसेस को कैटालाइज़ करता है, आगे बढ़ाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर हमें मिलता है C6H12O6, ये फार्मूला है ग्लूकोज़ का, और इसके साथ में हमें मिलती है ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन एनवायरनमेंट्स में, यानी जैसे हम कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन को छोड़ दिया। यहाँ तक अभी हमने समझा कि कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन ठीक है, पौधों ने अपना भोजन बना लिया, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, यानी हम ह्यूमन्स को क्या मिलता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम ह्यूमन्स अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, हमें किसी न किसी तरह से प्लांट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो तो जो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, फिर वो राइस हो या लेग्यूम्स हो या फिर व्हीट, जो कि हम सब भी कुछ उनसे ही हम लेते हैं, और इन सब से ही मिलकर के हमारा खाना बनता है। और इस खाने से हमें क्या मिलता है? उस खाने से मिलती है हमें एनर्जी, और उस खाने से हमें हमारी बॉडी को मसल्स, बोन्स और हमारी अलग-अलग बॉडी प्रोसेस, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी खाने पे ही डिपेंड रहता है। तो अब हम यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली डेफिनिशन, व्हाट इज़ क्रॉप? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम कहते हैं एक सिंगल प्लांट, तो इसी एक सिंगल प्लांट को जब हम एक खेत में या एक बड़े पैमाने पे उसको, एक ही सिंगल प्लांट को अगर हम कल्टीवेट करते हैं, एक ही सिंगल प्लांट को हम ग्रो करते हैं, तो इसी ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम कहते हैं क्रॉप। यहाँ तक हमने देखा कि क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्या अब हम ये मान सकते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, CO2 की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो क्या हम ये सब उनको, किसी भी प्लांट को साल के किसी भी वक़्त ये सब चीज़ें देकर क्या हम उसको ग्रो कर सकते हैं?
क्या कल्टीवेट कर सकते हैं? क्या इसके अलावा भी उसे कुछ और चाहिए होता है? इसका आंसर है येस। हर एक प्लांट की अपनी एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। आप हर एक प्लांट को हर एक मौसम में, हर एक अलग-अलग एनवायरनमेंट में नहीं उगा सकते। तो उसके लिए हमें पहले वेदर और सीज़न को समझना पड़ेगा। तो जैसे कि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो इंडिया में जो स्पेशली आप देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में अलग तरह की फसलें होती हैं, साउथ इंडिया में अलग तरह की फसलें होती हैं। तो ऐसा क्यों है कि नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये नॉर्थ और साउथ के अलग-अलग सीज़न्स आते हैं? पहला है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ लाइक मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन एयर, कि आपके एयर में, वायु में कितना परसेंट मॉइस्चर है, नमी कितनी ज़्यादा है। अगर नमी ज़्यादा है तो मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और ये ज़्यादातर आपको कोस्टल एरियाज़ में, यानी जो सागर के किनारे वाले एरिया है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे बहुत हाई ह्यूमिडिटी होती है। और सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स सिंपली इट्स हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस। जितना गर्म मौसम होगा मतलब उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। एंड थर्ड वन इज़ रेन। कुछ एरिया में रेन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ एरिया में रेन बहुत कम होती है। तो इससे आप ये मतलब डायरेक्टली आप कोरिलेट कर सकते हैं कि वो फसलें जिनको रेन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो केवल उसी एरिया में होंगी जहाँ पर रेन ज़्यादा होती है। वो इस एरिया में जहाँ पर रेन की कम ज़रूरत है, तो वहाँ पर सिर्फ़ वही फसलें होंगी जो कम वाटर में सस्टेन कर सके। तो ये आप देख सकते हैं, इन्हीं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, ये साल के अलग-अलग टाइम पे इनका परसेंटेज, इनका मिनिमम और मैक्सिमम ये अलग-अलग होता है। तो उसकी वजह से 12 मंथ्स में डिफरेंट्स आपको सीज़न देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिसंबर से लेके फ़रवरी तक विंटर होता है, मार्च से लेके मई तक स्प्रिंग होता है, और जून से लेके अगस्त तक ये समर होता है, और सितंबर से नवंबर तक यहाँ पे फॉल होता है। तो ये आप देख पाएँगे अलग-अलग जब सीज़न है, तो इस सीज़न में अलग-अलग रिक्वायरमेंट होगी। अगर एक क्रॉप जिसकी रिक्वायरमेंट अगर समर कंप्लीट कर सकता है, पूरी कर सकता है, वो विंटर में नहीं हो सकती। और एक ऐसी क्रॉप जिसकी स्प्रिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो फॉल में कभी नहीं हो सकती। और कई बार ऐसा भी होता है कि उगने के लिए तो उनको विंटर चाहिए, लेकिन उनको जब वो बड़े हो जाते हैं, पकने के लिए उनको स्प्रिंग चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि हार्वेस्टिंग का टाइम अलग होता है, और उनको सोविंग का टाइम, यानी उनको बोने का, उगाने का टाइम अलग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये 4 मंथ्स होते हैं जहाँ पर रेन ज़्यादा होती है। मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस 4 मंथ्स में रेन ज़्यादा होती है, तो रेन इस मौसम में सबसे ज़्यादा होने वाली फसलें हैं, वो है राइस, ग्राउंडनट, रागी और सोयाबीन, जिसको हम कलेक्टिवली हम कह सकते हैं खरीफ की फसलें। तो ये जून से लेके सितंबर तक होती है, जो कि मई और जून के आसपास बोई जाती हैं, और सितंबर के आसपास उनको काट, सितंबर और कह सकते हैं आप अक्टूबर तक मैक्सिमम उसको काट लिया जाता है। फिर सितंबर के बाद यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक एक अलग टाइम पीरियड है जिन पर एक अलग-अलग फसलें होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंटर बहुत होता है, और इस विंटर के टाइम पर, इस विंटर में सस्टेन करने वाली फसलें कौन-सी होती हैं? आप देख सकते हैं, व्हीट, पीज़, ग्रैम्स और मस्टर्ड। तो इन फसलों को हम एक कैटेगरी में डालते हैं, जिन कैटेगरी को हम कहते हैं रबी की फसलें। और ख़ासकर बुक्स में भी, यहीं पे आपकी बुक्स में देखेंगे तो आप ये 2 ही तरह की फसलें दी हुई है, खरीफ और रबी। थर्ड तरह की फसलों का ज़िक्र बहुत कम है, लेकिन कुछ बुक्स में, और कुछ अभी आप न्यू ब्लॉग्स या फिर कुछ न्यू आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो ज़्यादातर, या फिर आप हायर क्लासेस में जाएँगे तो ज़्यादातर आप देखेंगे थर्ड को भी काउंट किया जा रहा है, अप्रैल और मई में। तो ये अप्रैल और मई की फसलों को, यानी कि गर्मी का टाइम होता है, और इस गर्मी के टाइम में जो फसलें होती है, वो उस फसलों को जायद की फसल बोला जाता है, जायद क्रॉप्स। ये आप देख सकते हो, वाटरमेलन, बिटर गोर्ड, क्यूकम्बर और मस्कमेलन। तो फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड द रियरिंग ऑफ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रियरिंग ऑफ एनिमल्स, हालांकि मैं यहाँ पे एनिमल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप पर्टिकुलर डिफाइन करेंगे एग्रीकल्चर को, तो उसके अंदर एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्टीवेशन, ग्रोइंग, रियरिंग एंड ऑल थिंग्स, तो कलेक्टिवली इस पूरे को
हम कह सकते हैं दिस इज एग्रीकल्चर। ओके, तो यहाँ तक हमने ये जाना कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर में ग्रोइंग और कल्टीवेशन ये सब एक्टिविटी होती हैं, और कैसे अलग-अलग मौसम में ग्रो होने वाली फ़सल्स को कैसे रबी की फ़सल, खरीफ और ज़ैद की फ़सल 3 अलग-अलग कैटेगरी में बाँटा गया है। तो अब हम चलते हैं कि एग्रीकल्चर किसी एक क्रॉप्स के उगाने से लेकर के उसके लास्ट हार्वेस्टिंग तक हमें क्या-क्या स्टेप्स एग्रीकल्चर में हमें फ़ॉलो करने पड़ेंगे। तो उसमें पहला स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को तैयार करना, अब ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के बीज को, सीड्स को ऐसे डिस्पर्स कर देंगे, ऐसे फेंक देंगे और वो ज़मीन पे डायरेक्ट उग जाएँगे, कि वो ऑटोमेटिक उनको हम पानी दे दिया और उसने सन से लाइट ले ली और CO2 ले ली और ऑटोमेटिक वो खुद अपना काम करेंगे। तो उनको एक पर्टिकुलर उनको कंडीशन देनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सॉइल को तैयार करना पड़ेगा, और सॉइल को तैयार करने के लिए हमें जो सॉइल को तैयार करने का जो पहला स्टेप है वो है खेत की जुताई बोलते हैं हम जिसे। और उसके लिए आप देख सकते हैं इस तरह के यंत्र का एक यूज़ होता है, और ये देख सकते हैं आप प्रोसेस यहाँ पे, ये जस्ट उदाहरण के लिए मैंने एक यहाँ पे एक लगाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यंत्र, ये डिवाइस मिट्टी को, इक्विपमेंट मिट्टी को पलटता हुआ जाता है। तो यहाँ पर खेत को जोतना, या आप कह सकते हैं मिट्टी को पलटना, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब मिट्टी को पलटने की वजह से उसके अंदर नमी बढ़ जाती है, वो ईज़िली एयर के नमी को, मॉइस्चर को अपनी तरफ कैप्चर कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, जिसकी वजह से मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है। और इस सॉफ्ट मिट्टी में ईज़िली आप देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के साथ-साथ अर्थवर्म ईज़िली सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ पे आप देख स और अर्थवर्म, जिस मिट्टी में अर्थवर्म ज़्यादा होते हैं, वो किसी भी तरह के बायो वेस्ट को ईज़िली डाइजेस्ट करके उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ह्यूमस किसी भी फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक जुते हुए खेत की तस्वीर है। तो जैसे ही खेत को जोतने के बाद उसकी जैसे मिट्टी नमी बढ़ जाती है, और नमी बढ़ने की वजह से उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, और होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन डिज़ॉल्व होने की वजह से मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ईज़िली वहाँ पे सस्टेन कर पाते हैं। तो खेत के जुतने के बाद आप कई बार ये ऑब्ज़र्व करेंगे उसके अंदर मिट्टी के काफ़ी बड़े-बड़े टुकड़े पड़े रहते हैं, जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं, जिनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आप देखते हैं, उसके बाद उन्हीं चीज़ों को लेवल करने के लिए, बड़े-बड़े मिट्टी के टुकड़ों को तोड़ने के लिए यहाँ पे लेवलिंग की जाती है। लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिंचाई के टाइम पे कहीं पर ये ऊँची-नीची ज़मीन होने की वजह से सिंचाई ठीक से नहीं हो पाती। तो लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज़ वेल एज़ फॉर इरिगेशन। हाँ, तो इसके लिए हमें जो ट्रेडिशनल टूल है, पहले हम उसको थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे कि मैंने साइंस की 8th क्लास से ही ये पिक्चर ली हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने टाइम में किस तरह के ये, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हल कैसे हुआ करते थे, और इसको हो बोलते हैं। लगभग एक जैसे ही काम करते हैं ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी मॉडर्न टाइम में यहाँ पे ट्रैक्टर से जुताई होने लग गई है। सेकंड स्टेप है सोइंग, यानी बुआई। फर्स्ट था जुताई, अभी आता है बुआई। तो इसके अंदर आप देख पाएँगे, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए जो सीड्स आप बुआई के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो दे आर गुड सीड्स और बैड सीड्स, मीन्स वायबल और डेड, यानी उनके अंदर जो जीवन है वो है भी या नहीं है, क्योंकि अगर वो डेड हैं तो वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए जैसा कि बुक में दिया गया है कि इसके लिए ईज़िली मेथड यही है कि आप उसको वाटर में डाल के देखिए। जो वायबल सीड्स होते हैं वो हमेशा पानी के अंदर सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, और जो डेड होते हैं वो हमेशा फ्लोट करते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं। सेकंड, ये बुआई का एक तरीका है जो कि फ़नल होता है। एक फ़नल के अंदर हम बीज डालते हैं, और ये बीज ये फ़नल नीचे धरती से जुड़ी होती है, और और ये मूव होती रहती है आगे की तरफ, और ये आप देखते हैं जैसे बीज वो वाले अंदर जाएँगे, उसके बाद जुताई, उसके बाद सिंचाई के बाद वो कैसे वो ग्रो करते हैं। तो अभी थोड़ा मॉडर्न टाइम भी आ गया, मॉडर्न टाइम में आप देख सकते हैं कि मशीनों से होने, ये चीज़ें मशीनों से होने लग गई हैं। एक साथ आप बहुत ही बड़े अमाउंट में एक साथ आप सीड्स डाल सकते हैं, और एक साथ आप
इस सोविंग के काम को कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत लंबे समय के लिए और ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेप है यहाँ पर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर से यहाँ पे मतलब है बायो फर्टिलाइज़र से, जो बायो वेस्ट से बनी हुई खाद होती है, और फर्टिलाइज़र का यहाँ मतलब है केमिकल फर्टिलाइज़र। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अब लगातार आप कल्टीवेट करते जाएंगे क्रॉप्स को। अगर आप मैन्योर कम यूज करेंगे तो लगातार जो कल्टीवेशन होता है, वो क्रॉप्स होती है, वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को लेती चली जाएगी, और स्लोली स्लोली क्या होता है कि उसमें न्यूट्रिशन और पोषक तत्व कम रह जाएंगे। तो इसलिए किसानों को लगातार उसमें मैन्योर डालते रहना चाहिए, जैविक खाद डालती रहनी चाहिए, और इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं मैन्योरिंग। सेकेंड है इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर आप ठीक से खाद नहीं डालेंगे और पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं डालेंगे तो कुछ टाइम में आपके जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत ही वीक यानी कमज़ोर हो जाएंगे, यानी आपकी अच्छी फसल नहीं होगी। थर्ड है मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो किसी भी तरह का प्लांट से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड कोई भी तरह का वेस्ट होता है, जब आप पर्टिकुलर एक जगह पे डंप कर देते हैं तो डंप करने के बाद उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद आप देखेंगे कुछ टाइम में वो डिकम्पोज पूरी तरह से हो जाएगा, और इसी डिकम्पोज मैटर को हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं, जो कि कुछ दिन में, कुछ 3-4 महीने में बनकर रेडी हो जाता है, जिसको आप डायरेक्टली अपने खेत के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड, अभी ये लास्ट में हमने बात की मैन्योर्स की, अभी ये फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल दैट आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। तो फर्टिलाइजर ऐसा नहीं है कि आपको मैन्योर खाद की तरह होता है, क्योंकि मैन्योर खाद आप घर पे बनाते हैं, आपको नहीं पता उसके अंदर पोषक तत्व कौन से ज़्यादा हैं कौन से कम हैं। लेकिन जो बाज़ार से या मार्केट से आप फर्टिलाइज़र लेके आते हैं तो आप स्पेशली, आपको पोटेशियम चाहिए तो पोटेशियम, नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन, अब पर्टिकुलर एक जो केमिकल चाहिए उससे संबंधित आप खाद ले सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपके प्लांट में कमी है। तो पर्टिकुलर इस सेंटेंस का यहाँ पर यही मतलब है कि पर्टिकुलर एक ही तरह का न्यूट्रिएंट उसमें ज़्यादा हो सकता है। सेकंड आप देख सकते हैं, तो ये फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, तो यहाँ पे जो मेन तरह के हैं जो आप मेजर केमिकल फर्टिलाइज़र के आप देख सकते हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एंड एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। थर्ड आप देख सकते हैं, द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट अ बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी, पैडी का मतलब यहाँ पे राइस, एंड मेज, मक्का, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस। तो मतलब एक लेवल तक इसको यूज़ करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो मिट्टी होती है लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो वो फर्टाइल नहीं रहती। तो ये बहुत ही अच्छी पिक्चर जो कि मुझे इंटरनेट से मिली थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फीडिंग द सॉइल एंड फीडिंग द प्लांट। ये इस बात को कितना डिस्टिंग्विश करके लिखा हुआ है कि आप अपनी मिट्टी को खिला रहे हैं या अपने प्लांट को खिला रहे हैं। अगर आप मिट्टी को खिला रहे हैं तो ऑटोमेटिक प्लांट के लिए खाना तैयार हो जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट प्लांट को खिला रहे हैं तो आपकी मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनवाएँ। अगर आपने मिट्टी को उपजाऊ बना दिया, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, सॉइल में न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक आपका प्लांट भी बेटर होगा। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है, fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with the organic manure or leave the field uncultivated enough for between crops. तो यहाँ पे मतलब है अब ज़्यादा से ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज होते हैं वो एक जल प्रदूषण का भी एक अच्छा स्रोत बनता जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है। और ये बेटर है कि आप या तो ऑर्गेनिक मैन्योर यानी ऑर्गेनिक खाद यूज करें, या फिर आप कुछ समय के लिए यानी 2 फसलों के बीच में, जैसे आप 3 फसलें ले रहे हैं तो बीच में 1 फसल ना लें और 1 फसल ऐसे आप अपनी ज़मीन को खाली छोड़ सकते हैं ताकि वो फिर से उपजाऊ बन जाए। फिफ्थ पॉइंट इज़ द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब है कि आप जितना ज़्यादा मैन्योर यानी खाद को यूज करेंगे, आपका सॉइल का टेक्सचर अच्छा बढ़ेगा,
आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसकी अच्छी बढ़ेगी और धीरे-धीरे जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स थी, उसको फिर से वो पूरा करने का प्रयास करेगा। जैसा कि हमने जाना कि बायो फर्टिलाइज़र यानी मैन्योर यानी जैविक खाद केमिकल फर्टिलाइज़र से ज़्यादा बेटर है, तो जो कि भूमि की या मिट्टी की उर्वरता शक्ति, उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में मदद करती है। या फिर दूसरा तरीका जो कि हमने यहाँ पे जाना कि 2 फसलों के बीच में एक बार हम अपने खेत को खाली छोड़ सकते हैं। क्या इसके अलावा कोई तीसरा हमारे पास तरीका है जिसकी वजह से हम मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखें? तो वो तीसरा तरीका है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है जब आप एक विशेष तरह की फसल को उगा देते हैं, तो दोबारा से उसको रिपीट ना करें, कोई और फसल लगाएँ। उसको फिर से रिपीट ना करें, कोई और फसल लगाएँ। इस तरह से उसको 2 से या 3 बार या 2 बार उसको ना उगा कर के कुछ अलग फसल उगाएँ और फसलों को क्रॉप को रिपीट ना करें, जिससे आप पर्टिकुलर जो एक फसल होती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट, जो ज़रूरत होती है, उस तरह के जो पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स की जो मिट्टी से कमी होती है, वो 3 लगातार दूसरी फसलों को उगाने से उसकी कमी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैन्योर के क्या-क्या फ़ायदे हैं। ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिससे मिट्टी ज़्यादा देर तक और बहुत ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकती है। सेकंड है, इसकी पोरोसिटी को बढ़ा देता है, सॉइल पोरस। पोरस का मतलब होता है कि सॉइल में बहुत ही माइक्रो लेवल पे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, जि जिससे कि ईज़िली ऑक्सीजन या CO2 या कार्बन इन सब का एक्सचेंज हो सकता है। और थर्ड होता है इट इंक्रीज़ेज़ द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पे वाटर है, जहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पे कि माइक्रोब्स तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएँगे। तो ये आपकी बुक से मैंने ये टेबल ली है, जो आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइज़र मैन मेड होता है और मैन्योर जो होता है एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। इसको काऊ डंग से या उससे, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें मशीन की ज़रूरत होती है, इसलिए मैन मेड है। और इसको बनाने के लिए हम इसमें कुछ नहीं करते, इसमें हम पर्टिकुलर तरह का एक एनवायरनमेंट देते हैं और ये अपने आप ही बनती है। यहाँ आप देख सकते हैं फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। इसको आप अपने घर में, आस-पास खेत में आप बना सकते हैं और इसके लिए फर्टिलाइज़र डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस का मतलब होता है कोई भी, आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब एनिमल या प्लांट से कोई भी चीज़ जो कि गल-सड़ करके बनती है, उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो वो इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि ये तो फैक्ट्री में बनाई गई है कि इसके लिए केमिकल यूज़ किया गया है और इसके अंदर ह्यूमस बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे हम सेलेक्टिवली हमें जिस तरह का हमें केमिकल चाहिए, वो हम इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे जो अपनी हमारी खाद होती है घर की, वो रिच नहीं होती, क्योंकि हम अपने हिसाब से सेलेक्टिवली नहीं डाल सकते। फोर्थ पॉइंट आता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई, प्लांट को पानी देना। तो हमने जैसा कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमने फर्स्ट स्लाइड में ये पढ़ा था कि पौधे या प्लांट या ट्री अपने आप भूमि से, सॉइल से अपने आप वाटर को ले लेते हैं, तो हमें अलग से वाटर देने की क्यों ज़रूरत है? तो आप ये एक प्लांट एक देख सकते हैं पिक्चर, इसमें किस तरह से पानी को दिया जा रहा है। तो जैसे ही पानी नीचे जाता है, पानी उसके बाद जड़ से इस पानी को ऊपर तने के ज़रिए, शाखाओं के ज़रिए इसको पत्ते तक पहुँचाया जाता है। तो जब ये पानी ऊपर जा रहा होता है, सिर्फ़ ये पानी ही ऊपर नहीं जाता, इसके साथ में आप देख सकते हैं फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन जैसे ये केमिकल न्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये भी वाटर की हेल्प से ये भी ऊपर की तरफ फ्लो होते हैं और वाटर के ज़रिए ये केमिकल न्यूट्रिएंट्स जो आप देख सकते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये भी वाटर की हेल्प से ये भी ऊपर की तरफ फ्लो होते हैं। और ये आप देख सकते हैं पुराने टाइम में इरिगेशन के कुछ तरीके। तो यहाँ पे कुएँ से किस तरह से पानी निकाला जाता था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं डैम बनाकर पानी को रोक करके उससे भी वो पानी को रोका जाता है और ये नहरों के ज़रिए और कैनाल के ज़रिए खेतों तक पहुँचाया जाता है।
और यहाँ पे कैनाल आप देख सकते हैं। ये कुछ सिंचाई के ट्रेडिशनल मेथड हैं और इसके अलावा अभी कुछ सिंचाई के मॉडर्न मेथड्स जिसकी हम बात करेंगे, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम। तो शायद इस फिगर से आपको ज़्यादा कुछ पता ना लगे, तो आप इस फिगर को देख सकते हैं कि किस तरह से ये मतलब ज़मीन के नीचे का हिस्सा है और ये ज़मीन के ऊपर ग्रीन कलर, तो कैसे अंदर नीचे पाइप को बिछाया जाता है और ऊपर एक नोज़ल लगा दी जाती है, एक फाउंटेन टाइप, और जो कि ऊपर से ऐसे पानी का एक छिड़काव, एक फव्वारा टाइप चलता है चारों तरफ। और इसमें कुछ नोज़ल की अलग-अलग वैरायटी आती है, जिसमें आप पानी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और पानी के डायरेक्शन को स्टेबल एक तरफ भी कर सकते हैं और चारों तरफ वो लगातार मूवमेंट करता है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये एक स्प्रिंकलर टाइप है जिसमें पानी काफ़ी कम खर्च होता है और इसका मेन पर्पज़ जहाँ पर आपकी ज़मीन ऊपर-नीचे है, जहाँ पर आपका ट्रेडिशनल तरीके से पानी नहीं जा पाता क्योंकि इतना प्रेशर पानी का नहीं होता, लेकिन पाइप के ज़रिए आप उतना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं और ज़मीन अगर आपके ऊपर-नीचे भी है, तब भी आप पानी को पहुँचा सकते हैं। ये एक छोटे पैमाने पे सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया। तो अब आप इसका ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि कैसे एक वाटर टैंक होता है। वाटर टैंक की जगह आप कोई भी एक वाटर का सोर्स समझ सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए सिर्फ वाटर टैंक लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे वाल्व होती है, यहाँ से कुछ फ़िल्टर होके, वाटर फ़िल्टर का मतलब यहाँ पे वैसा फ़िल्टर नहीं है जो घर में पीने के लिए लगाते हैं। यहाँ पे सिर्फ कुछ पॉलीथीन या इस तरह की प्लास्टिक चीज़ें इसके साथ में खेत में ना आए। तो इसमें आप देख सकते हैं ये मेन लाइन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर, फिर बाकी खेत के अंदर इसके 90 डिग्री एंगल पे बाकी लाइन्स निकलती है और बीच-बीच में डॉट डॉट ब्लू कलर आप देख सकते हैं। ये नोज़ल का इंडिकेटर है कि यहाँ पे फव्वारे लगे हुए हैं, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और इस तरह से पूरे खेत में फैले हुए हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम स्प्रिंकलर जैसा ही कुछ-कुछ है, लेकिन इसमें पानी उससे भी कम खर्च होता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि बूँद-बूँद, एक-एक ड्रॉप-ड्रॉप पानी यहाँ पे गिरता है और एग्ज़ैक्ट ये प्लांट के रूट के पास ही पानी जाता है। तो ये आप एक उदाहरण देख सकते हैं और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप घर में छोटे पैमाने पे अगर आपको लॉन वग़ैरह कुछ वैसा अगर आप बनाना है, तो उसके लिए आप ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ईज़िली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और इसमें पानी की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इरिगेशन से रिलेटेड, स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ मोर यूज़फुल ऑन अनइवन लैंड व्हेन सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ पे लैंड समतल नहीं होती, ऊपर-नीचे होती है और जहाँ पे पानी कम होता है, वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। सेकंड होता है, ये जैसे लॉन्स और कॉफ़ी प्लांटेशन और सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए यूज़ होता है। और वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ बोन इन रीजन्स वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज़ पुअर। तो यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी है, बहुत ही कम है, वहाँ पर वाटर बिल्कुल भी, यहाँ पे आप कह सकते हैं 90% वाटर आप अपना सेव कर सकते हैं। तो ऐसे जगह के लिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। फिफ्थ आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं जुताई, बुआई, सिंचाई, खाद सब कुछ हो चुका है। लेकिन इन द लास्ट जब फसल आपकी उगने लग जाती है तो उसमें कुछ अननेसेसरी प्लांट्स भी उगते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। जो उन अननेसेसरी प्लांट्स को हम वीड्स बोलते हैं, जैसे खरपतवार। तो उस खरपतवार से हम बचाव कैसे कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि खरपतवार की डेफिनेशन जो कि मैं बता चुका हूँ और सेकंड है रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। खरपतवार को निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं वीडिंग और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो खाद आप देते हैं और जो पानी आप देते हैं, वो अपने प्लांट के लिए दे रहे हैं, ना कि खरपतवार के लिए दे रहे हैं। तो लेकिन खरपतवार भी उस न्यूट्रिएंट्स को, उस पानी को शेयर करता है। तो अननेसेसरी आपका सोर्स आपको ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। और स्पेस, क्योंकि कई बार 2 प्लांट्स के बीच में स्पेस उनको ज़्यादा चाहिए होता है और खरपतवार ओवर क्राउड कर देता है, उस क्राउड की वजह से वो ठीक से बाकी के प्लांट्स फैल नहीं पाते। और लाइट का भी एक आप कह सकते हैं कि अगर किसी प्लांट्स को प्रॉपर लाइट चाहिए तो खरपतवार उसके बीच में एक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लाइट को प्रॉपर नहीं पहुँचने देते। तो इस तरह से ये क्रॉप की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट,
कुछ वीड्स आपकी हार्वेस्टिंग के समय जब आप क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं उस समय वो इंटरफेयर करते हैं, वो बहुत पॉइजनस विषैले हो सकते हैं एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। तो फार्मर्स इसके कंट्रोल के लिए, वीड्स खरपतवार के कंट्रोल के लिए बहुत तरह तरह की चीज़ें अपनाते हैं, तरीके अपनाते हैं। फर्स्ट इज़ टेलिंग। टेलिंग इज़ बिफोर सोविंग क्रॉप्स, यानी इसका टेलिंग का मतलब होता है कि जब आप क्रॉप्स को लगाएं उससे पहले आप जड़ समेत खरपतवार को निकाल करके छोड़ दें, जिससे कि वो सूख करके मिट्टी में ही मिक्स हो जाता है। और बेस्ट टाइम है इससे पहले कि आपका प्लांट फ्लावर या सीड प्रोड्यूस करना, यानी फूल या बीज प्रोड्यूस करना शुरू करे, उससे पहले ही आप अपने खेत से खरपतवार को निकाल दीजिए। और इसके अलावा कुछ बाज़ार में कुछ केमिकल्स भी अवेलेबल है जिनको वीडीसाइड्स बोलते हैं, स्पेशली खरपतवार के लिए। उदाहरण के लिए 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस तरह के स्प्रे जो स्पेशली आपके खरपतवार को ही मारेंगे, वो आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। और ये बहुत कंसंट्रेटेड मात्रा में आपको बाज़ार से मिलते हैं, जिसको आप वाटर के साथ मिला के डाइल्यूट करके इनको फसल में डालना होता है। नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल पक जाती है तो उस फसल को काटते हैं, इस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो जैसा आप देखते हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर सिक्कल मीन्स होता है हंसिया, मतलब एक मैनुअल, एक अपना हाथ का एक हथियार जैसा होता है जिससे कि हम फसल को काटते हैं। तो मैनुअली देश के ज़्यादातर हिस्से में यही यूज़ होता है। और सेकंड आप देख सकते हैं विनोविंग जो आप देख सकते हैं सूप से इधर आप एक हवा का प्रेशर दे करके जब आप किसी चीज़ को गिराते हैं तो आपके जो फसल के जो दाने होते हैं वो उनका ज़्यादा वज़न होता है, वो वहीं पे गिर जाते हैं। और जो बाकी जो प्लांट जो सूख करके जो प्लांट जो टूट जाता है उसके कण दूर चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं विनोविंग। तो हार्वेस्टिंग के बाद फसल को अच्छे से सुखाया जाता है, उसको पीटा जाता है, पीटने को थ्रेशिंग बोला जाता है। तो थ्रेशिंग के बाद होता है विनोइंग। लेकिन अभी आप देखेंगे कि कुछ मशीनें ऐसी आ गई हैं जो ये काटने का काम और थ्रेशिंग का काम, ये विनोइंग का काम एक साथ कर देती है, जैसे उदाहरण के लिए कंबाइन। नेक्स्ट स्टेप है स्टोरेज, कि फसल कटने के बाद हमें उसे स्टोर करना होगा। तो स्टोर करने के लिए हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं मोर मॉइस्चर। तो पहले हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारी फसल कटती है तो उसके अंदर थोड़ी नमी होती है उसके सीड्स में, और अगर नमी ज़्यादा होती है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़्म उसमें किसी तरह का उसको ख़राब होना या सड़ना या कीड़े पड़ना टाइप, इस सब चीज़ों का चांसेस ज़्यादा होता है। तो पहले उसको हम अच्छे से ड्राई करते हैं कुछ दिन के लिए, फिर ड्राई करने के बाद हम उसको स्टोर करते हैं। तो जब वो प्रॉपरली ड्राई हो जाते हैं तो उसके अंदर हम उसको पेस्ट से, बैक्टीरिया, फंगस से बचाने के लिए उसके अंदर कुछ दवाइयाँ भी रख सकते हैं और नीम के पत्ते भी रखे जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप, इसको सिलोज़ बोलते हैं। तो ये स्टील के बने होते हैं। ये बाहर की ह्यूमिडिटी या फिर इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से बचाने के लिए इस तरह के ये बड़े पैमाने पे बनाए जाते हैं अनाज को स्टोर करने के लिए। और एक ये ग्रेनरीज, जैसे एफसीआई आप कह सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके बड़े-बड़े गोडाउन होते हैं, तो उनके अंदर भी इस तरह से सेव किया जाता है बड़े पैमाने पे। और इसके अलावा ये पॉइंट मैं, क्योंकि आपकी बुक में वैसे तो ये पूरा लेसन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेकिन एग्रीकल्चर में सिर्फ इन्होंने खेती से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई है, लेकिन जब एग्रीकल्चर को हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री भी एक पार्ट आ जाता है। तो उस पार्ट को मैंने यहाँ दिखाने के लिए सिर्फ इस पिक्चर को लगाया है, जैसे कि डेयरी मैनेजमेंट और पोल्ट्री फार्म, ये सब भी अभी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन के अंदर ही आते हैं। तो इसी के साथ हमारा यहाँ फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।